व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 5 अध्याय 1 का जो ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आप अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के वीडियो देख लीजिए ताकि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आए। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज आप देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस के विद्युतीय और चुंबकीय गुण। इससे पहले हम लोग जालक के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठोस के प्रकार उसके वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस के विद्युतीय और चुंबकीय गुण, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युतीय गुण में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मेन टॉपिक सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। और चुंबकीय गुण में पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो जल्दी से अपने किताब और बुक और कॉपी दोनों निकालिए और स्टार्ट हो जाइए आज के इस क्लास के लिए। और यदि अभी तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज देखिए पूरा वीडियो जिसमें हम लोग समझेंगे ठोस के विद्युतीय और चुंबकीय गुण। चलो तो आते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक, ठोस का विद्युतीय गुण मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्या चीज है ठोस का विद्युतीय गुण और क्या क्या इसके भाग है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ठोस के बारे में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युतीय। विद्युत का मतलब हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट तो आप सभी को लगा ही है तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी। देखो आज का जनरेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा अपंग है। हमको हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गर्मी लगा पंखा चालू करो तो पंखा के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, मनोरंजन के लिए टीवी देखो तो उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा अपंग हो गए हैं मनुष्य। बिना इलेक्ट्रिसिटी का वो थोड़ा चल पाना या कोई कार्य कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो क्या है विद्युत, तो विद्युत जो होता है वो एक्चुअल में आवेश होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, आवेश होता है। आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत है ना। तो ठोस में आवेश क्या क्या होता है, तो ठोस में आवेश होता है या तो उसका इलेक्ट्रॉन या फिर हो सकता है उसका आयन। अब देखो इसका जो विद्युतीय गुण है उसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। ठोस में जो होता है वो 3 टाइप से विद्युतीय गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सुचालक। तो हम सभी जानते हैं कि सुचालक किसको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर में जो कूलर होता है या पंखा या बोर्ड जो होते हैं वो स्टील या आयरन का होता है, लोहा का बना हुआ होता है, और वायरिंग की गड़बड़ी की वजह से हमको वो कूलर करंट देता है। तो वो कूलर करंट देता है। कई लोग हम सुने कि करंट से कई लोग चिपक के मर जाते हैं या किसी को करंट लग जाता है। तो जब करंट लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लोहे से नहीं हटाते हैं, उसको क्या करते हैं लकड़ी से धक्का देके उसको हटाते हैं। यदि हम हाथ से धक्का दें तो हमको भी करंट लग जाएगा, यदि लकड़ी से धक्का देते हैं तो हमको करंट नहीं लगता। तो है क्या सुचालक और क्या है कुचालक और क्या है अर्धचालक, चलो हम देखते हैं यहाँ पे पूरा वीडियो। तो सुचालक किसको कहते हैं, तो सुचालक वे होता है, वे ठोस पदार्थ है ना, हम लोग ठोस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो ठोस के बारे में ही जानेंगे। तो ये वे ठोस पदार्थ होते हैं जो विद्युत को अपने से प्रवाहित होने देते हैं। मतलब कहने का मतलब विद्युत सप्लाई उसमें किया जा सकता है। सपोज ये लोहा का बना रहेगा और हम इधर यहाँ पे वायर को ऐसा जोड़ के करंट चालू करते और हम हाथ यहाँ पे रखते तो हमको वो करंट देता, क्योंकि इसमें विद्युत सप्लाई होगा, लोहे है, एल्यूमिनियम हो रहा है ना, मतलब वहां का करंट यहाँ तक प्रवाहित हो रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग सुचालक, है ना। तो वे ठोस पदार्थ है, ठोस सुचालक क्या चीज है, ये वे ठोस पदार्थ होते हैं जो विद्युत को अपने से प्रवाहित होने देते हैं। और इस प्रकार के ठोस में विद्युत का जो संचालन है, मतलब विद्युत को प्रवाहित करने का कारण क्या होता है, तो विद्युत को प्रवाहित करने का कारण होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन या आयन की गति होती है। ठीक है, तो सुचालक किसको कहते हैं समझ आ गया। वे ठोस पदार्थ जिसमें करंट का चालन होता है, मतलब विद्युत का चालन होता है, तो समझ आया। वे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत को अपने से प्रवाहित होने देता है, जिससे विद्युत प्रवाहित होता है, वो कहलाता है सुचालक। इसमें जो चालन होता है वो क्या किसके कारण होता है,
या तो इलेक्ट्रॉन या फिर आयनों के बीच गति होने के कारण। अब आपको ये भी याद रखना है कि ठोस की जो चालकता है वो उसका मान लगभग कितना होता है। तो ठोस की चालकता का मान आपको याद रखना है 10⁶ से 10⁸ ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति, है ना, मतलब प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। आपको फिर से याद रखना है इस प्रकार के ठोस, है ना, सुचालक में इस प्रकार की ठोस की चालकता 10⁶ से 10⁸, ये इनवर्स का मतलब होता है प्रति, तो प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। चालकता का जो मापक है वो है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है ना। इसके उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, ये सभी ठोस किसमें आते हैं, सुचालक में। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट करना है ना। अब कुचालक क्या चीज है, तो सुचालक में क्या चीज होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है ना। और कुचालक में क्या चीज होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता। सिंपल सी बात है, जिसमें होता है वो सुचालक, जिसमें नहीं होता वो क्या होता है, कुचालक, है ना। तो चलो, कुचालक क्या चीज होता है, वे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत का संचालन नहीं होता। विद्युत का संचालन हुआ मतलब सुचालक, और संचालन नहीं हुआ मतलब कुचालक। यह विद्युत रोधी ठोस होते हैं जिनमें चालक व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं होता। मतलब इसमें जो चालक संरचना होती है उसमें इलेक्ट्रॉन या आयन की गतिशीलता, गति होने की पॉसिबिलिटी नहीं होता, संभव नहीं होता। इसी कारण से इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है ना। इसकी चालकता आपको याद रखना है कि कुचालक की चालकता कितनी होती है, तो कुचालक की चालकता याद रखना है आपको 10⁻⁻12, ठीक है। सुचालक में क्या था, 10⁶ से 10⁸ था, और कुचालक में क्या होता है 10⁻⁻12। मानक तो आपको याद हो गया होगा, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर से भी कम, मतलब 10⁻⁻12 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर से भी कम, है ना। कुचालक के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कुचालक का उदाहरण क्या चीज है, लकड़ी है, रबड़ है, बेकेलाइट है, ये सब बहुत सारे इसके उदाहरण है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है सुचालक और क्या है कुचालक। तो चलो एक बार और हम लोग फिर से बात करते हैं। सुचालक किसको कहते हैं, तो सुचालक कहा जाता है जिससे ऐसे ठोस जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, मतलब उससे होकर विद्युत धारा बह सके। कुचालक किसको कहते हैं, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। सुचालक में विद्युत धारा प्रवाह होने का कारण क्या चीज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन या आयन गति करते हैं, इस वजह से होता है। और कुचालक का रीजन क्या चीज है कि उसमें चालक की व्यवस्था ऐसी होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन या आयन गति करने में असंभव होते हैं, मतलब वो गति नहीं कर सकता, ठीक है। सुचालक का तीसरा जो पॉइंट है, सुचालक का तीसरा पॉइंट क्या चीज है, सुचालक की जो चालकता होती है वो होती है कितनी, 10⁻⁶ से 10⁸ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। जबकि कुचालक की जो चालकता होती है वो कितनी होती है, तो 10⁻⁻12 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर से भी कम, है ना। सुचालक का आपको उदाहरण याद रखना है, एल्यूमिनियम, और क्या क्या है, एल्यूमिनियम हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, लोहा हो गया, और सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, बहुत सारे उदाहरण है। और कुचालक उदाहरण आपको याद रखना है क्या, लकड़ी, रबड़, बेकेलाइट। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और साथ में आप एक और टॉपिक नोट करना, इसका अर्धचालक, तो मैं यहाँ नहीं लिखा हूं, आपको बता रहा हूं। तो अर्धचालक क्या चीज होता है, तो देखो अर्धचालक किसको कहते हैं, तो वे ठोस जो इन दोनों के बीच होते हैं। दोनों के बीच मतलब कहने में तो वो कुचालक होते हैं और सुचालक भी होते हैं। अब ये दोनों पॉसिबल नहीं हो सकता। कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता, या तो वो कुचालक होगा या तो वो सुचालक होगा। तो कैसे हम उसको अर्धचालक डेफिनेशन करते हैं, तो देखो ऐसे पदार्थ जो होते तो कुचालक है लेकिन उसके ताप में वृद्धि कर दी जाए या उसमें कुछ अन्य अशुद्धि मिला दे, है ना। ऐसे पदार्थ जो कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते। ऐसे पदार्थ जो विद्युत रोधी होते हैं और जिसमें ताप या अन्य पदार्थों की अशुद्धि मिला दी जाए तो वो क्या काम करता है, सुचालक, मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित होने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम पहले उसमें करें, कोई पदार्थ है
सपोज ये पदार्थ है, हम इसमें करंट का सप्लाई किए तो ये करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें हम लोग ताप में प्रोवाइड कर दिए या हम इसमें थोड़ा बहुत और कोई चीज मिला दिए तो यही पदार्थ क्या कर रहा है, करंट का सप्लाई कर रहा है ना। तो अर्धचालक आपको अपने कॉपी में लिखना है। एक बार मैं और बता देता हूँ, अर्धचालक किसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो विद्युत रोधी होते हैं लेकिन उसके ताप या उसमें अल्प मात्रा में कुछ मात्रा में अशुद्धियां मिला दिया जाए, अशुद्धियां का मतलब कोई अन्य पदार्थ है ना, अशुद्धियां मिला दिया जाए तो उस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात वो सुचालक की भांति व्यवहार करता है, ये कहलाता है अर्धचालक। आपको इसका उदाहरण भी लिखना है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है दो अर्धचालक जिसमें हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धियां मिला देते हैं तो वो एक चालक की भांति का व्यवहार करता है, तो ये कहलाएगा अर्धचालक। तो आपको ये तीनों डेफिनेशन सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को उदाहरण सहित याद रखना है ना। अच्छा, एक और पॉइंट, अर्धचालक की चालकता क्या होती है, तो एक्चुअल में अर्धचालक की चालकता इन दोनों के बीच होती है, 10 की घात -12 के लगभग करीब होता है, और जब उसमें अशुद्धियां मिला देते हैं, जब उसमें चालन होता है तो 10 की घात 6 से 10 की घात 8 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब इसमें अशुद्धियां मिला दी जाती है तो ये 10 की घात 6 से 10 की घात 8 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर की चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो आप तीनों टॉपिक अपने कॉपी में लिख लीजिए, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ठोस का चुंबकीय गुण क्या क्या है ना, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ठोस का सेकंड चुंबकीय गुण, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्या क्या होते हैं ठोस का चुंबकीय गुण, तो ठोस हम फिर से समझ गए, चुंबकीय, चुंबकीय का मतलब हम चुंबक से लेते हैं, और चुंबक का काम क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुंबक क्या करते हैं, कोई भी चुंबकीय वस्तु या लौह पदार्थ को अपनी ओर क्या करते हैं, या तो आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं, उसको दूर हटाते हैं। जैसे दो चुंबक को हम लोग लाते हैं तो वो क्या होते हैं, परस्पर चिपकते हैं, और उसका जब ध्रुव अपोजिट हो या समान हो तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण देता है। तो वैसे ही ठोस में क्या चीज होता है, तो उससे पहले हम लोग कुछ याद करते हैं। हमारे जो कक्षा 11वीं में हम लोग पढ़े थे ऊर्जा आरेख, ऊर्जा आरेख हम लोग सीखे थे, ऊर्जा आरेख बनाना, ये आकृति देख के आपको कुछ थोड़ा बहुत तो याद आ ही होगा कि कैसे हम लोग एक ऊर्जा आरेख देते थे। तो चलो मैं यहाँ पे एक ऊर्जा आरेख बनाया हूँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन अणु का ऊर्जा आरेख बनाया हूँ। तो ऊर्जा आरेख में ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है, 8। मैंने 11वीं में बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा, तो 8 है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 ये हो गया 4 और 2p4 तो 4 4 8। दो ऑक्सीजन है तो दोनों को मैं लिख दिया, और देखो 1s2 तो ये होगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो ये 1s2 कंप्लीट हो जाएगा, 2s2 कंप्लीट हो जाएगा। 2p4 में देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन आके भरेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन सॉरी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, और इस इधर से एक इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, लास्ट ईयर आप पढ़े थे, है ना। अब देखो जैसे हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है वो आकर्षित या प्रतिकर्षित के गुण प्रदर्शित करते हैं, वो चुंबकीय गुण कहलाते हैं, है ना। लेकिन रसायन की डेफिनेशन में हम चुंबकीय गुण की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा यौगिक या कौन सा अणु या कौन सा परमाणु जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, ये हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए देखा जाता है इसका ऊर्जा आरेख, जिसमें हमको देखना पड़ता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो यौगिकों के चक्रण की डिपेंडेंट करता है। जैसे इनके देखो यहाँ पे ये तो कंप्लीट है, हम आखिरी इधर देखते हैं 2p वाले में। तो 2p में देखते हैं जब इनका युग्मन किया गया, इस तरह से जोड़ा बनाया गया, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है और कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आपको ये ध्यान देना ना, देखो यहाँ पे युग्मित है, जोड़ा में है, और यहाँ पे सिंगल है, जिसको हम लोग बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। सपोज पूरा भी युग्मित हो सकता है या पूरा अयुग्मित हो सकता है, तो इसको आप दिमाग में रखना, फिर मैं आपको बताता हूँ ये डेफिनेशन। तो ऐसा कुछ पाया गया है। अब देखते हैं अणु चुंबकीय, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ठोस का चुंबकीय गुण। तो चलो अच्छे ध्यान से समझते हैं ठोस का चुंबकीय गुण में अणु चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं। तो चलो देखते हैं, वे पदार्थ
जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित होते हैं। मतलब जब उसको ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग ये पदार्थ है इसको हम लोग ये चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो ये आकर्षित हो जाता है, यहाँ पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित होता है, ऐसा पदार्थ जो उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो आकर्षित होता है, वो क्या कहलाता है? अणु चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसका डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसकी क्वालिटी देखते हैं। इन पदार्थों के अणु, परमाणु या आयन बोल सकते हैं, कण भी बोल सकते हैं। इन पदार्थों के अणु, परमाणु या आयन में कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, फिजिकल लैंग्वेज में वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे आकर्षित होते हैं, अणु चुंबकीय। लेकिन केमिकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसके अणु, परमाणु या आयन में कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, युग्मित है लेकिन साथ में कुछ, बहुत कम ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा युग्मित है, तो कुछ ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। तो फिजिकल लैंग्वेज भी आपको समझ आ गया और केमिस्ट्री का भी लैंग्वेज आपको समझ आ गया है। अब इसकी एक और क्वालिटी है, जैसे ये पदार्थ है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे तब आकर्षित होता है, तथा इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटा देने पर, मतलब ये जो पदार्थ है उसको इस चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं देने वाला। मतलब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटा देने पर इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। मतलब ये नॉर्मल पदार्थ ही रहेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं देगा। आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है ठोस का चुंबकीय गुण। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्या चीज है? सबसे पहला गुण बता रहे हैं हम लोग अणुचुंबकीय गुण। तो आपको ऊर्जा आरेख समझ में आना चाहिए। तो अणुचुंबकीय गुण किसे कहते हैं? तो फिजिकल लैंग्वेज में मैंने बताया, वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित होता है, वो क्या कहलाता है? अणुचुंबकीय पदार्थ। ये फिजिकल लैंग्वेज हुआ। केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? केमिकल लैंग्वेज में क्या होता है? वे पदार्थ है ना जिसके अणु, परमाणु या आयन में कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा है, 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी युग्मित है, तो कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अणुचुंबकीय पदार्थ। अब इसकी क्वालिटी क्या है कि जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाता है तो ये अपना चुंबकीय गुण खो देता है या समाप्त कर देता है। तो आपको इसका एग्जांपल याद रखना है। क्या इसका एग्जांपल है? तो कॉपर 2+, ठीक है, आयरन 3+, और कॉपर ऑक्साइड और O2, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो आपको ये अच्छी से याद रखना है। ठीक है, और आपको बस दिमाग में ये भी याद रखना है कि जैसे इसमें ये आप ये दिमाग में लगा सकते हैं ये एंडिंग में क्या चीज होगा, ऐसे समझ सकते हैं आप कि जिसमें ये, ठीक है, कुछ ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ, है ना। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अणुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अभी मेरे को इसको 4 टॉपिक और बताना है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और मैग्नेटिक चुंबकीय। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा तीसरा टॉपिक। ठीक है, तो चलो, अणुचुंबकीय पदार्थ हमको समझ आ गया, जिसको हम अभी तक अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, है ना। तो अब हम लोग चलो लिखते हैं, अब ध्यान समझते हैं। प्रतिचुंबकीय किसको कहते हैं, लौह चुंबकीय किसे कहते हैं, और जो बचा 2 और टॉपिक है ना। तो चलो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता था? पदार्थ, उसका फिजिकल लैंग्वेज क्या था? पदार्थ था वो बाह्य क्षेत्र की ओर क्या होता था? आकर्षित होता था। तो जस्ट उल्टा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में क्या होता है? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित, ठीक है, यहाँ पे कर्षित हो गया है, प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। समझ आ गया आपको? मतलब ये पदार्थ है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये आकर्षित ना होकर क्या हो रहा है? और दूर जाएगा। प्रतिकर्षित मतलब दूर होना। ठीक है, तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
ये इसका फिजिकल लैंग्वेज आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, नॉर्मल है। और इसका केमिकल लैंग्वेज क्या होता है? इन पदार्थों के अव्ययीकरण, अणु परमाणु जो आयन है ना, इन पदार्थों के अव्ययीकरण के सभी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं। देखो हम कंपेयर करते हैं अणुचुंबकीय के साथ, तो अणुचुंबकीय में पदार्थ क्या हो रहा था? आकर्षित। तो प्रतिचुंबकीय में पदार्थ क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित। तो पहला डेफिनेशन समझ आ गया अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में, ठीक है। अणुचुंबकीय में हम लोग क्या पढ़े थे? उसका जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते थे? अयुग्मित होते थे, और कुछ युग्मित होते थे। लेकिन प्रतिचुंबकीय में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं। इसको आपको याद रखना है, पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये भी युग्मित है, में पूरे पूरे मतलब ई ब्लॉक में है तो पूरा युग्मित, डी में है तो पूरा युग्मित। तो जिसके इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय। ये आपको समझ आ गया है? आपको इसके उदाहरण याद रखने हैं, जैसे जिंक का हो गया, कॉपर प्लस आयन में पोटेशियम प्लस आयन, ये इसके उदाहरण, ठीक है। और तीसरा हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित होते हैं। देखो अणुचुंबकीय आकर्षित होता था, लेकिन लौह चुंबकीय क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? अणुचुंबकीय धीरे धीरे आकर्षित होता है, लेकिन लौह चुंबकीय क्या होता है? वो तेजी से आकर्षित होता है। तो चलो लौह चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो, है ना, वो कहलाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ आपको समझ आ गया होगा, तो तेजी से आकर्षित हो वो कहलाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें हम लोग केमिकल लैंग्वेज में आ जाते हैं। इन पदार्थों में अव्ययीकरण के सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। देखो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, लौह चुंबकीय में सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अयुग्मित, मतलब वो सिंगल रहेंगे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तथा इनका संरेखण एक ही दिशा में होता है। अब इसको एक पॉइंट और याद रखना, संरेखण मतलब जो इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम पढ़े हैं में क्लॉकवाइज मतलब सीधा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे, है। तो इसका संरेखण एक ही दिशा में है, क्योंकि सभी क्लॉकवाइज, ठीक है। मान लो कुछ क्लॉक कुछ एंटी क्लॉक होता तो वो फिर अलग प्रकार का कहलाता। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। मैं तीनों एक बार फिर से बता देता हूं आपको, और उसके बाद जो बचा जो दो टॉपिक है ना, क्या क्या टॉपिक है? एक प्रति लौह चुंबकीय और एक फेरी चुंबकीय। इसको आप अपने बुक से देख के समझने का प्रयास करना। यदि समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर समझ नहीं आया, तो मैं उसका वीडियो आपको फिर से बना के भेजूंगा, है। और यदि समझ आ गया है तो ये एक अच्छी बात है कि आपको केमिस्ट्री के लैंग्वेज पूर्ण रूप से समझ आ रहा है। तो चलो एक बार मैं इसका फिर से बता देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे ठोसों का चुंबकीय गुण, इसका जो सेकंड टॉपिक है। तो ठोसों का चुंबकीय गुण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला पढ़े हम लोग अणुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय और तीसरा लौह चुंबकीय। तो तीनों का मैं अंतर टाइप का बता रहा हूँ। अणुचुंबकीय किसको कहते हैं? तो वे पदार्थ जो चुंबकीय और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय किसको कहते हैं? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। और लौह चुंबकीय किसको कहते हैं? तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, केमिकल लैंग्वेज में क्या होते हैं? तो अणुचुंबकीय में क्या होता है? अणुचुंबकीय में जो कण के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ युग्मित और कुछ अयुग्मित, कुछ ही अयुग्मित होते हैं, है ना, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय में हम क्या पढ़े? प्रतिचुंबकीय में तो इसमें जो कण के जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी युग्मित होते हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या चीज होते हैं? युग्मित। और लौह चुंबकीय में हम लोग क्या पढ़े? तो इसमें जो कण के इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे क्या होते हैं? अयुग्मित, मतलब पूरे के पूरे सिंगल। समझ आ गया है? ठीक है। और इसका आपको उदाहरण याद रखना है। उदाहरण में याद रखना है, जैसे मैं आपको बताया था किसका? अणुचुंबकीय का। तो अणुचुंबकीय का आप लोग याद रखना बिल्कुल। क्या क्या बताया था आपको, थोड़ा याद कीजिए। तो मैं बताया था O2 का एक बढ़िया उदाहरण बताया था, कॉपर 2+ का एक उदाहरण बताया था, आयरन 2+ बताया था, है ना। प्रतिचुंबकीय में आपको याद रखना है जिंक कॉपर प्लस पोटेशियम प्लस, ठीक है। लौह चुंबकीय में आपको क्या रखना है? आयरन निकेल कोबाल्ट, इसकी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तीनों टॉपिक को भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आप
बुक से समझने का प्रयास कीजिए। 2 टॉपिक जो आपका होमवर्क समझे इसको आप पहला, ठीक है, लौह चुंबकीय हो गया, तो प्रति लौह चुंबकीय आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और एक फेरी चुंबकीय। तो ये 2 टॉपिक आप अपने बुक से समझने का प्रयास कीजिए, और इन्हीं टॉपिक के साथ अध्याय 1 हमारा खत्म हो जाएगा। इसका जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसका मैं एक वीडियो में आपके पास और भेजूंगा, जिसमें पूरे मैथमेटिकल सवाल रहेंगे। तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो गया है। तो आप सभी इन सभी टॉपिकों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि अभी भी आपको कोई टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो 12th वाले बच्चों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि उन सभी बच्चों के पास ऐसी वीडियो आती रहे जो उनके एजुकेशन में हेल्प करे। जरूरी नहीं है कि वो मेरा वीडियो रहे, आप किसी भी ट्यूटोरियल से वीडियो आप उठाएं जो आपको लगे कि आप यहाँ से अच्छे से समझ आ रहे हैं हमको, तो हम इसको शेयर करते हैं ताकि अन्य बच्चों को हेल्प हो जो पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, है ना। तो धन्यवाद, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आप लोगों को। मैं बार बार यही कहते रहूंगा। और इस चैप्टर के बाद आते हैं हम लोग अगले चैप्टर अध्याय 2 में बहुत ही जल्द। ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।